चलो करते हैं शुरू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको समझ आ गया था रात की क्लास में? हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हमारा। यहाँ तक हमने कर लिया था। ये काट दो, ये काट दो। नीड फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब आता है IFRS। अब हमारे पास आता है IFRS। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। विद ए व्यू टू अचीविंग दिस ऑब्जेक्ट द लंदन बेस्ड ग्रुप, इसको किसने बनाया है? लंदन बेस्ड ग्रुप ने, नेमली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। जो कि इसको बनाती कौन है? इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को बनाती कौन है? इसको बनाती है लंदन बेस्ड ग्रुप, जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इसको ये बनाती है कमेटी। वो क्या करती है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ये बनी कब थी? ये बनी थी 1973 के अंदर, जून 97 के अंदर। ये जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, जो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो ये स्टैंडर्ड कमेटी है, इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी बोला जाता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कंप्राइज द प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी ओवर 75 कंट्री। इसके अंदर 75 कंट्री की जो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी है, जैसे हमारी इंडिया की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इस तरह से 75 देशों की अलग अलग अकाउंटिंग बॉडी इसके अंदर क्या होती है? इसके मेंबर हैं। समझ आ गई? प्राइमरी द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। जो क्या करेगी? फॉर्मुलेट करेगी, पब्लिश करेगी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी फॉलो इन प्रेजेंटेशन ऑफ। इसको प्राइमरीली अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं, इसको बनाया गया था किस चीज़ के लिए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, जिनको हम अपने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या करेंगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करेंगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर इशू टू प्रमोट एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। इसका पर्पस क्या था? कि भाई वर्ल्ड वाइड लेवल पर यूनिफॉर्म इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हो, उनको क्या किया जाए? ऑब्जर्व किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। The member of International Accounting Standard Committee has undertaken a responsibility to support the standard formulated by the International Accounting Standard Committee। जो भी इसके मेंबर हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करते हैं कि भाई वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, जब वो अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ। अब इसको यहाँ से काट दो, ये काट दो, यहाँ से पढ़ते हैं। ये वाला, ये वाली चीज़ पढ़ते हैं।
जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है आप वही तो ध्यान से नोट करते रहो, जो जो मैं कटवा रहा हूँ उसको कटवा दो। ऊपर का जो पैराग्राफ पढ़ाया है वो पढ़ना है, बाकी पैराग्राफ काट दो। अभी ये क्या कहना चाह रहा है, टोटल 16 इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू आफ्टर 2001 बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 2001 के बाद टोटल 16 इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है IFRS जो है इशू किए हैं। टोटल 24 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS इशू बिफोर 2001 बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी विच आर स्टिल वैलिड। 2001 से पहले टोटल 24 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इसने क्या किए हैं, इशू किए हैं। इसने टोटल 12 इंटरप्रिटेशन इशू बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशंस कमेटी आफ्टर 2001। जो ये IFRIC कमेटी है इन्होंने 12 इंटरप्रिटेशंस जो है इशू की है। टोटल 4 इंटरप्रिटेशन इशू बाय द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी बिफोर 2001। तो आपको ये ध्यान में रखना है इन्होंने क्या क्या बनाया है। इन्होंने पहले तो IFRS बनाए हैं जो कि टोटल कितने हैं, 16। इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं जो कितने हैं, 24। इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग क्या दी है, इंटरप्रिटेशन दी है। इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है और वो कितनी है, टोटल 12। और इन्होंने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी है। इन दो तरह की इंटरप्रिटेशन दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, एक तो दी गई है IF इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन काउंसिल, इसके द्वारा 12 इंटरप्रिटेशन दी गई है। और एक इंटरप्रिटेशन किसने दी है, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी ने, जो कि टोटल 4 दी गई है। अब इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का IFRS जो है इसके क्या फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है, वो बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेज क्या है। नंबर 1, इट वुड फैसिलिटेट इंक्रीज कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड अमंग कंपनी ऑपरेटिंग इन द डिफरेंट कंट्री। सबसे पहले क्या होता है, हेल्प करता है इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जो कि अलग अलग कंट्री में। आप इंडिया की, अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशिंग जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है अगर आप सेम वही यूज़ कर रहे हो जो US की कोई कंपनी यूज़ कर रही है, तो आप अपनी कंट्री की कंपनी का, जैसे कोई रिलायंस है तो रिलायंस का आप US में जो रिलायंस की कॉम्पिटिटर है उससे क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो पहला क्या है, हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन करने में। दूसरा, ट्रांसपेरेंटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ट्रांसपेरेंसी। पहला हेल्प करता है कंपैरिजन में, दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। ट्रांसपेरेंसी हर एक चीज़ एज इट इज़ आप दिखाते हैं। तीसरा क्या है, द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग मैथडोलॉजी प्रोवाइड creditor and investor with the ability to analyze business around the world using the same financial method। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, अगर वो किसी वर्ल्ड वाइड किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या क्रेडिटर्स किसी को लोन देना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वर्ल्ड वाइड प्रॉपरली हर एक बिजनेस सेक्टर को अच्छे से एनालाइज कर सकता है और उसके बाद अपने डिसीजन ले सकता है। उसके बाद इट ऑल्सो परमिट इंटरनेशनल कैपिटल टू फ्लो मोर फ्रीली, कि भाई जो इंटरनेशनल कैपिटल है उसके फ्लो को ये क्या कर देता है, काफ़ी फ्री कर देता है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो होते हैं, IFRS जो होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इट वुड गिव इन्वेस्टर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टर जो है
इन्वेस्टर को IFRS की वजह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और उसके बाद वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, इट वुड ऑल्सो बेनिफिट द अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैज दे विल बी एबल टू सेल देयर सर्विस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही रीज़न है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉरेन में भी काम करते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल का यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है, तो जिसमें क्या होता है, प्रोफेशनल्स जैसे CA हैं तो वो फॉरेन में भी उनके लिए क्या है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो इसी रीजन की वजह से IFRS की वजह से, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से जो ये अपॉर्चुनिटी है उन्हें मिली हुई है। समझ आ गई मेरी बात? तो बेनिफिट क्या है समझ आ गई कि भाई पहला, इसमें कंपैरिजन Yes, आप sir. आसानी से कर सकते हो। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंसी है। तीसरा, Transparency. इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन है अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी का, जिसमें क्रेडिटर और इन्वेस्टर उनके पास एबिलिटी होती है कि वो पूरे बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। आप कैपिटल के फ्लो को क्या कर सकते हैं, इसमें काफ़ी फ्री हो जाता है पहले से, और इसमें एक इन्वेस्टर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है और अपने लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख सकता है। और लास्ट इसमें आता है कि भाई प्रोफेशनल्स को इंटरनेशनल लेवल पे क्या मिलती है, सर्विसेज मिल जाती है। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. हाँ। हाँ जी सर। अब आता है वाई IFRS, यहाँ पे ये वाला वाई IFRS हमें इंडिया को इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद IFRS इन इंडिया। हम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, लेकिन क्यों हमें इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी? पहला, द IFRS आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर। पहला, single set of accounting standard would enable internationally to standardize and assure better quality of global screen। ये क्या है? इसके अंदर सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक ऐसा सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको वर्ल्ड वाइड सभी क्या करते हैं, इक्वली फॉलो करते हैं, और जिससे क्या होता है, जो क्वालिटी है, ग्लोबल हमारी जो इमेज है वो अच्छी होती है। इट वुड ऑल्सो परमिट इंटरनेशनल कैपिटल टू फ्लो मोर फ्रीली। आप इसमें ये बेनिफिट भी लिख सकते हो अपने, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी, तो इसके बेनिफिट भी आप बता सकते हो, सेम टू सेम है कि भाई इससे इंटरनेशनल जो फ्लो है कैश का, कैपिटल फ्लो है, वो क्या हो गया है, फ्री हो गया, जिससे वो हेल्प करता है कंपनी की टू डेवलप कंसिस्टेंट ग्लोबल प्रैक्टिस एंड अकाउंटिंग प्रॉब्लम। इट वुड बी बेनिफिशियल टू द रेगुलेटर टू, मतलब जो रेगुलेटर हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो गया है, एज द कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विद द नीडिंग टू अंडरस्टैंड द वेरियस रिपोर्टिंग रिजाइम वुड बी रिड्यूस। इन्वेस्टर के लिए क्या है, इन्वेस्टर अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है और अपने लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या कर सकता है, एसेस कर सकता है। और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को भी, मतलब इसको सबको फ़ायदा मिला है, इसको रेगुलेटर्स को भी फ़ायदा मिला है, इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा मिला है, कॉरपोरेट्स को भी फ़ायदा मिला है, प्रोफेशनल्स को भी फ़ायदा मिला, तो इसको सबको फ़ायदा मिला है इससे। तो इसीलिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? अभी के बारे में अगर Yes, मैं sir. बात करूं, टोटल अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब हमारे पास, अगर मैं बात करूं टोटल, हमारे पास जो IFRS हैं वो टोटल कितने हैं, IFRS टोटल हमारे पास 16 हैं। टोटल IFRS कितने हैं, 16। ये ऊपर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर IFRS कितने हैं, 16 है। इंडियन
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? 24 है। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है। ये नीचे हमने उन्हीं की बात की है कि भाई इसमें जो ये नीचे दे रखे हैं IFRS कितने हैं? 16 है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है। 24 कितने हैं? ये 29 कितने हैं? 24 है। तो ये हमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इनको, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. हाँ जी, किरण, मंशा, सौरभ। Clear है sir. ओके, Clear है sir. ठीक है। अब आता है हमारे आगे यहाँ से, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंड AS लिखते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लिखते हैं इंड AS। अब बात करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी किन किन के ऊपर है? पहले तो बात करते हैं फॉर कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। पहले किन की बात करते हैं? ये कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है? फॉर कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी पहले इसकी बात करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि भाई 1 अप्रैल 2016 के बाद, 1 अप्रैल 2016 से या 16 के बाद, द फॉलोइंग कंपनी वर adoption, conversion and international financing and reporting, international finance reporting standard and accounting standard in India are required to prepare their financial statement by adopting the Indian accounting standard। ये कहना चाह रहा था कि भाई कौन कौन सी कंपनियों पे ये एप्लीकेबल है। तो पहले ये कहना चाह रहा था कि पहले उन कंपनी की बात करते हैं जो कि ना तो बैंकिंग सेक्टर में आती, ना ही NBFC में आती और ना ही इंश्योरेंस कंपनी में आती। इन कंपनियों के लिए क्या किस तरह से बताया गया है कि इन कंपनी को 1 अप्रैल 2016 के बाद जो कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही थी, अब वो क्या करेंगी? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी अगर वो कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी है, अगर उनके शेयर लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज आइदर इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, और जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है। तो पहला कौन सा है? लिस्टेड कंपनी पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। और दूसरा, जिन कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ की होती है। लिस्टेड कंपनी हैविंग द नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़, तो उन कंपनी के लिए क्या होता है? मैंडेटरी होता है क्या करना? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या ज़्यादा हो,
दूसरा क्या है, अनलिस्टेड कंपनी, जिसकी नेटवर्थ जो होती है 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो। समझ आ गई। तीसरा, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी ऑफ द कंपनी मेंशन इन ए और बी। इन दोनों की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, इन दोनों की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, इन दोनों की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, इन दोनों की अगर कोई जॉइंट वेंचर कंपनी है या फिर एसोसिएट कंपनी है, तो भाई अगर इनकी कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यहाँ तक समझ आ गया किसी को? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहाँ तक समझ आ गया कि भाई पहले ये उन कंपनी की बात कर रहा है जो लिस्टेड कंपनी है, जिनकी जो नेटवर्थ है 500 करोड़ की है, अनलिस्टेड कंपनी है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ की है, और या दोनों में से जिनकी कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी या एसोसिएट कंपनी है, तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करेंगे, एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ। क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे वाला, और ये कहना चाह रहा था कि भाई आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे वो प्रिपेयर करोगे 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद। भाई ये अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है 1 अप्रैल 2016 के बाद की। अब दूसरा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है कि भाई अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद शुरू हो रहा है, तो कौन कौन सी कंपनी को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने की जरूरत है? पहला, लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ, ये किसकी बात कर रहा है, अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017। अगर आपका जो पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड है, वो 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? पहला, कौन कौन सी कंपनियों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत है? पहला, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी जिसकी हैविंग नेटवर्थ, जिसकी नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़ है, या अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ है बट 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, बट नॉट लेस देन 500 करोड़। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़, या इनके ऊपर से कोई भी इनकी क्या होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी। तो पहले ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़ है, और दूसरी अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ मिनिमम कितनी है, 250 करोड़, और मैक्सिमम कितनी है, बट नॉट लेस देन 500 करोड़, तो उनके लिए भी मैंडेटरी है। और अगर इनकी कोई होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो वो भी क्या करेगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी। समझ आ गई? कोई डाउट? किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? नो सर। ओके। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि वंस अ कंपनी स्टार्ट अप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक बार कंपनी ने अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द मैंडेटरी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड, it will have to prepare financial statement later on does not apply to
it will have to prepare the financial statement in compliance with the Indian accounting standard for all the subsequent year, even if the criteria later on does not apply to it. ये कहना चाह रहा है कि एक बार किसी कंपनी के ऊपर मान लो उसकी लिमिट के बेसिस पे मैंडेटरी अप्लाई हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनकी लिमिट उतनी हो गई कि जितनी लिमिट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, तो उसके बाद ये सारे के सारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करेंगे, चाहे बाद में इनकी लिमिट कम भी क्यों ना हो जाए, फिर भी ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही अप्लाई करेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? कि मान लो चलो अभी तो क्या हुआ, इनकी लिमिट है 500 करोड़ दे रखी है, हो गया, तो इनके ऊपर मैंडेटरी है अप्लाई करना। एक बार इनके ऊपर अप्लाई हो गया, बाद में ये लिमिट कम भी हो गई, फिर भी इनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी में voluntarily apply the Indian accounting standard for the preparation of the financial statement for the accounting period starting from और आफ्टर 1 अप्रैल 2015। भाई कोई भी कंपनी जिसके ऊपर, चलो उसके लिए तो मैंडेटरी है, जिसके लिए मैंडेटरी है उसको तो करना है, लेकिन कंपनी जो है वॉलंटरली भी क्या करेगी, अगर कोई कंपनी चाहे वॉलंटरली चाहे तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकती है 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद। However, such a company cannot subsequently reconvert back to the preparation of financial statement by adopting the accounting standard specified under the Company Accounting Standard Rule 2006। लेकिन एक बार आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया, आप उसको दोबारा से रिकन्वर्ट नहीं कर सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जो कि इंडियन कंपनी अमेंडमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 के अंदर बता रखा है। मतलब ये कहना चाह रहा है, एक बार आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया तो भाई आप दोबारा से उसको रिकन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको फिर वही फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते, या फिर IFRS को नहीं फॉलो कर सकते, आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब आता है आगे, इट मे बी नोटेड दैट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी विल बी कंसीडर्ड बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी कंसर्न हैज ऑन 31 मार्च 2014। जो हम ये नेटवर्थ देखेंगे कि भाई कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ की होनी चाहिए, तो ये किस डेट की देखेंगे, ये देखेंगे हम हैज़ ऑन 31 मार्च 2014 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ की अगर है तो आपके ऊपर मैंडेटरी अप्लाई है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना। समझ आ गई मेरी बात? और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनी फॉलो करेगी वो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फॉलो करेगी, स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी। दोनों सिचुएशनों में क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अप्लाई होकर यहाँ पर चलेगा। दूसरा आगे क्या करता है, कंपनी whose security are listed or are in process of listing on SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज। अगर किसी कंपनी के शेयर लिस्टेड है या लिस्टेड होने जा रहे हैं SME एक्सचेंज पे, विल कंटिन्यू टू अप्लाई एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई अंडर द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। कोई भी कंपनी जिसके शेयर SME एक्सचेंज पर लिस्ट है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो वो क्या करेंगे, वो एग्जिस्टिंग जो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। कंपनी विच आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू फॉलो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई अंडर द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 अनलेस दे वॉलंटरली चूज टू अप्लाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जिन कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते तो वो चाहें तो आराम से वो अपने पुराने ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को
फॉलो कर सकते हैं, बट एक बार अगर उन्होंने अपनी मर्जी से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चूज कर लिया तो बाद में वो पुराने वालों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर, क्लियर है। किरण, मंशा एंड सौरभ, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताओ। हाँ जी सर। नो सर, क्लियर है। ओके, अब आएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। ऊपर हमने बात की थी कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। अब ये कहना चाह रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पर ये कब एप्लीकेबल होगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पर कब एप्लीकेबल होगा? फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फॉर ये कहना चाह रहा है फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। जब फाइनेंशियल ईयर, अगर आप ये कहना चाह रहा है कि भाई जिसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से या उसके बाद बिगिनिंग हो रहा है, तो उनमें कौन कौन सी एनबीएफसी आएगी जिसको मैंडेटरी होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना? कोई भी एनबीएफसी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ की है या उससे ज़्यादा की है, या कोई भी एनबीएफसी, कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी ऑफ द अबव कंपनी, तो वो क्या करेगी? उनके लिए मैंडेटरी है फॉलो करना। मतलब 1 अप्रैल 2018 को पहली बार ये अप्लाई हुआ था एनबीएफसी के ऊपर। और कौन कौन सी एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई हुआ था? वो एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, और दूसरा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी होता अबव कंपनी। उसके बाद ये लिमिट कितनी हो गई थी कि भाई उन एनबीएफसी के लिए जिनका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद। तो ये कहना चाह रहा था कि जो एनबीएफसी लिस्टेड हैं और जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है वो उनके ऊपर अप्लाई होगा। जो अनलिस्टेड एनबीएफसी हैं जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक की है उनको मैंडेटरी अप्लाई कर होगा। और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सारी की सारी क्या करेंगी? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी। ये सारी की सारी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी। क्लियर है? समझ आ गई? यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ, अब दोबारा से क्या नो कहते हैं? सर, क्लियर है। ओके, अब आ रहा है यहाँ पे दूसरा, फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। शेड्यूल कमर्शियल बैंक को और इंश्योरेंस कंपनी को कब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है? द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड बिगिनिंग और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। हर एक उस इनमें से जो नीचे बता रखे है ना, इनको अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका अकाउंटिंग पीरियड जो है, जिनके अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 1 अप्रैल से 2018 के बाद, तो उन बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी में या बैंकिंग कंपनी में कौन कौन से बैंक या इंश्योरेंस कंपनी आती है जिनको मैंडेटरी अप्लाई करना पड़ेगा, क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको कंप्लाई करना पड़ेगा? पहला, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। दूसरा, ऑल इंडिया लैंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, सिडबी, इंश्योरेंस कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट ऑफ द अबव कंपनी। तो इन लोगों के लिए क्या है, इन पर्सन के लिए क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम ऐसे लिखते हैं, इंडियास। इसको लिखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैज पर कंपनीज एक्ट ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस लिखते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंड एएस लिखते हैं। ये इंटरनेशनल है, ये इंडियन है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? हाँ जी सर। कोई डाउट यहाँ तक किसी का तो मुझे हाँ बताओ। जी सर। नो सर, क्लियर है। चलो आगे हम ओवरव्यू करेंगे पूरा
कि भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, कितने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, क्या क्या किस किस बारे में बात करता है, उस बारे में पढ़ेंगे हम पूरा आगे। लेकिन ये आपको याद करना है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हमारे पास आता है ओवरव्यू ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक बार देख लेते हैं कितने हैं। इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको बस एक बार पढ़ाता चलता हूँ, क्योंकि ये उन्हीं की तरह ही है जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे ना अभी ऊपर। बेसिकली ये उन्हीं जैसे ही हैं, तो एक बार हाँ इनके जी बारे सर। में बात करते हैं पूरा। सबसे पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास आता है फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस जो है, एएस 101 बात करता है फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ, फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फर्स्ट टाइम अडोप्ट क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो हमें बताता है इंड एएस 101। ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था इनको अडोप्ट करने का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडोप्ट करने का पर्पस क्या था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर दैट an entity is first Indian accounting standard financial statement and it is interim financial report for part of the period covered by those financial statements contain high quality of information that is transparent for users and comparable over the whole period presented, provided a suitable sorting point for accounting in accordance with the Indian accounting standard and can be generated at a cost that does not exceed the benefit। ये कहना चाह रहा है कि पर्पस क्या था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का पर्पस क्या था। पर्पस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला ट्रांसपेरेंट, भाई ट्रांसपेरेंट, भाई हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्या हो, इनको लाने का सबसे बड़ा ये था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं उसमें क्या हो, हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या करें, रिकॉर्ड करें, जो कि क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो यूजर्स के लिए, जो कि कंपेरेबल हो, हर एक पीरियड के साथ हम कंपेयर कर सकें, जो एक सुटेबल स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करे अकाउंटिंग का, और जिसमें हम क्या कर सकें, हम जनरेट कर सके, कैन बी जनरेट एट अ कॉस्ट दैट डज नॉट एक्सीड द बेनिफिट, कि भाई जो हमारी कॉस्ट हो हमारे बेनिफिट से ज़्यादा ना हो। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया। समझ आ गई मेरी बात? Yes sir. हाँ। अब क्या है, entity shall apply this Indian accounting standard in the first, it is first Indian accounting standard and each interim financial report, if any, that is present in accordance with the accounting standard 34 interim finance reporting for the part of period covered by the Indian AS financial statement। कि भाई हर एक, जो भी इन्होंने बोला था कि कोई भी एंटिटी जब इनको अडोप्ट करेगी तो पहली बार ही अडोप्ट करेगी, ये कुछ नहीं है, इसको काट दो, यहाँ तक पढ़ो भाई पर्पस क्या था इनको लाने का, दैट्स इम्पोर्टेंट।
जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 क्या कहता है? फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका फर्स्ट टाइम अडॉप्शन करने का पर्पस क्या था, जो हमने डिस्कस किया वो पढ़ो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, इसमें ये काट दो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 काट दो, इतना रेलेवेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बात करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू इम्प्रूव द relevance, reliability, comparability of the information that a reporting entity provide। एक रिपोर्टिंग एंटिटी को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है उसकी रेलेवेंसी कितनी है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसकी कंपैरेटिबिलिटी कितनी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 को। इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैं बात करूं इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट इज इफेक्ट, इसमें बेसिकली किसको कंसिडर किया गया? जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड उनकी क्या रेलेवेंसी होगी, उनकी क्या रिलायबिलिटी होगी, उनकी क्या कंपैरेटिबिलिटी होगी। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि भाई दो एंटिटी ने इकट्ठा होकर नया कोई वेंचर शुरू कर दिया, जॉइंट वेंचर टाइप, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। या कोई एक्विजिशन हो गया, किसी एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को परचेज कर लिया, ये सारे क्या होते हैं? ये बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इनके बारे में आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो मुझे बता सकता है। हाँ जी सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। क्लियर है? चल, मंशा कहाँ चली गई है? ना सिमरन ने अटेंड किया आज क्लास यार। मैं तो सोच रहा था कि टाइम वेस्ट होगा, तो बच्चों ने क्लास ही अटेंड नहीं की, मंशा भी चली गई। चलो, अब बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब एक कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस एक्वायर कर लेती है, या एक्विजिशन हो जाता है, मर्जर हो जाता है, ये सारा कॉम्बिनेशन होता है। तो इन कॉम्बिनेशंस के बारे में, अगर बिजनेस का कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इनकी पूरी डिटेल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आनी चाहिए, और उसके लिए फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है 103। अब 103 बात करता है किस रिगार्डिंग? बात करता है द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू इम्प्रूव द रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट a reporting entity provide in its financial statement about a business combination and its effect. To accomplish that, this Indian accounting standard establish principle and requirement for how the acquired, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं कि अगर
इस बिजनेस ने एक्वायर कर लिया, इस बिजनेस को ए को बी ने परचेज कर लिया, तो इसको बोलते हैं एक्वायरर। और जब ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा ना बी, तो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है 103 कि आप क्या क्या डिस्क्लोजर दोगे टू अकॉम्प्लिश दैट दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल बताता है कि भाई एक एक्वायरर किस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज करेगा, मेजर करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द आइडेंटिफिएबल एसेट एक्वायर्ड, लायबिलिटी अज्यूम और एनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरर। कि भाई एक एक्वायरर जो परचेज करता है उसको बोलते हैं एक्वायरर, और जिसको परचेज किया जाता है उसको बोलते हैं एक्वायरी। क्लियर है, समझ आ गई? जो परचेज करता है उसको बोलते हैं एक्वायरर, और जिसको परचेज किया जाता है उसको बोला जाता है एक्वायरी। तो ये बता के चलता है कि एक एक्वायरर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम जो भी उसने एसेट परचेज किए हैं, जो भी उसने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की है, या जो भी उसका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा। समझ आ गई? तो उसके बारे में अकाउंटिंग जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 है वो बताता है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। सर हाँ जी सर, जो परचेज करता है उसको एक्वायरी कहते हैं। जो परचेज करता है उसको एक्वायरर कहते हैं, जिसको परचेज किया जाता है उसको एक्वायरी कहते हैं। क्लियर? ठीक है? यस सर। हाँ, उसके बाद बात करते हैं रिकॉग्नाइज एंड मेजर द। देखो क्या होता है, जो परचेज करता है उसको आप क्या बोलोगे नॉर्मल अपनी टर्म में? परचेजर होता है ना, परचेजर होता है ना। हाँ सर। हाँ, परचेजर का मतलब होता है परचेजर, परचेजर का मतलब होता है जो परचेज करता है। एक्वायरर मतलब जो एक्वायर करता है। जिसको किया जाता है उसको परचेजी या एक्वायरी बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, और उसके बाद क्या करता है, अगर किसी पर्सन ने कोई गुडविल एक्वायर की है, अगर किसी बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस की कोई गुडविल, उसका नाम, उसका ब्रांड, उसके वो प्राइस, तो उसको आप किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब ये जो स्टैंडर्ड, हाँ, जो ये AS3 है, AS जो 103 है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 है, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? उसके बाद क्या करता है भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज टू अनेबल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इवैल्यूएट द नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये भी बताता है कि अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है तो एक जो एक्वायरर है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स को, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को बताएगा जिससे यूजर्स क्या कर सके, यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिल सके और उसके नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट का, बिजनेस जो कॉम्बिनेशन के नेचर है और उसका कोई फाइनेंशियल इफेक्ट है उसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिल सके। तो पहला क्या है, मान लो कोई जॉइंट वेंचर हुआ, जॉइंट वेंचर में ए और बी कंपनी मिलके, ए कंपनी और बी कंपनी ने आपस में क्या हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, या फिर ए कंपनी को बी ने परचेज कर लिया। अब बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट परचेज की गई उसके बारे में किस तरह से बताया जाएगा, लायबिलिटी के बारे में किस तरह से बताया जाएगा, अगर कोई बी ने गुडविल परचेज किया तो उसके बारे में किस तरह से बताया जाएगा, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे बताया जाएगा, जिससे क्या हो कि किन किन इन्फॉर्मेशन को बताया जाएगा, सो दैट कि जो यूजर्स हैं, यूजर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर टाइप्स,
जो इन्वेस्टर्स हैं वो पता कर सके कि इस कॉम्बिनेशन का नेचर क्या है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। अब ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 103, ये किस किस पे अप्लाई होता है और किस किस पे अप्लाई नहीं होता। दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई टू ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन पे अप्लाई होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन पे अप्लाई होता है। लेकिन ये किस पे अप्लाई नहीं होता? ये अप्लाई नहीं होता जॉइंट वेंचर पे, या फिर एक्विजिशन पे, या फिर अपेंडिक्स 6 डील विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटी और बिजनेस अंडर द कॉमन कंट्रोल। अगर आपका बिजनेस कॉमन कंट्रोल के अंदर है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। जॉइंट वेंचर, देखो कॉम्बिनेशन अलग चीज होती है, जॉइंट वेंचर अलग चीज होती है, और एक्विजिशन अलग चीज होती है। अगर आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़नी है तो आपको ये डेफिनेशन मिलेंगी CCI कंपटीशन कमीशन एक्ट के अंदर। आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन मिलेगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, वहाँ पे। तो ये सिर्फ कॉम्बिनेशन पे अप्लाई होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जॉइंट वेंचर पे ये अप्लाई होता है, तो ये जॉइंट वेंचर पे अप्लाई नहीं होता, ना ही ये एक्विजिशन पे अप्लाई होता, और ना ही ये अगर आपने कॉम्बिनेशन किया है किसी ऐसे बिजनेस के साथ जिसमें आपका कॉमन इंटरेस्ट है, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होता। समझ आ गई? अब बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? सर ये अपेंडिक्स है, हाँ, ये अपेंडिक्स 6 क्या है? अपेंडिक्स सी डील विद द अकाउंटिंग फॉर, अपेंडिक्स सी का मतलब होता है, ये एनेक्शर दे रखा है, एनेक्शर, एक एनेक्शर सी है जिसके अंदर लिस्ट दे रखी है एंटिटीज की। अगर उन्होंने एंटिटीज का कॉम्बिनेशन होता है तो वो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में नहीं आती। समझ आ गई? अपेंडिक्स होता है एनेक्शर, अटैचमेंट एक तरह से। क्लियर है? सर इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? इसके अंदर काफ़ी सारी एंटिटी आएंगी, वो अपेंडिक्स सी में मैं आपको बता दूंगा। इसमें दे नहीं रखा होगा वो, क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो आपको मिलेगा सारा उसके अंदर, कॉम्बिनेशन वाले पार्ट CCI कंपटीशन कमीशन के अंदर। अब कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन सर क्या वो है? इसी चैप्टर में? नहीं, इसमें नहीं आएगा वो। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ ट्रांजैक्शन। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? ट्रांजैक्शन है। एक क्या है? ट्रांजैक्शन है, या एक इवेंट है। इन विच एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ वन और मोर बिजनेस, जिसमें एक्वायरर क्या करता है? एक्वायरर का मतलब जो एक्वायर करता है, जो परचेज करता है, वो कंट्रोल ले लेता है एक या एक से ज़्यादा के बिजनेस के ऊपर। ट्रांजैक्शन समटाइम्स रेफर टू एज मर्जर, मर्जर ऑफ इक्वल, एंड ऑल्सो रेफर टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टर्म इन यूज इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कई बार कॉम्बिनेशन को मर्जर भी बोला जाता है। समझ आ गई? तो कॉम्बिनेशन एक तरह से क्या होता है? मर्जर होता है। दो कंपनी आपस में मिल गई, मर्जर। एक कंपनी ने दूसरे को अक्वायर कर लिया, एमलगमेशन का सर नेचर। आपने तो बताया कि क्या कह रहे हो सौरभ? सर आपने बताया कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं, कौन? कॉम्बिनेशन अलग अलग हुआ। कॉम्बिनेशन अलग होता है, जॉइंट वेंचर अलग होता है, एक्विजिशन अलग होता है। एक्विजिशन टेक ओवर के अंदर आता है, जॉइंट वेंचर अलग चीज होती है। कॉम्बिनेशन, नहीं सर कॉम्बिनेशन मतलब इट इज काइंड ऑफ मर्जर, एक मर्जर की तरह होता है।
एक्विजिशन और मर्जर में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिसको आप अपने प्रोफेशनल लेवल पे अच्छे से पढ़ोगे। एक्विजिशन जो होता है वो उसका मतलब होता है टेक ओवर। इसका मतलब होता है टेक ओवर। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को जबरदस्ती टेक ओवर कर लेती है। एनडीटीवी को किसने टेक ओवर तो सर किया यहाँ था? पे मर्जर और कॉम्बिनेशन सेम हुआ। इसमें बेसिकली मर्जर आता है, मर्जर। समझ गया मेरी बात? हाँ सर। मैं आपको एक टर्म बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ताकि आपको कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाए। किसी भी बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। एक बार रुको। हाँ, कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों से, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी बिजनेस की क्या होता है, रीऑर्गेनाइज करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन करने की बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। कुछ बिजनेस अगर रीऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कुछ मर्जर के थ्रू होते हैं, डीमर्जर भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, एक्विजिशन भी हो सकता है, जिसको टेक ओवर भी कहते हैं, अमलगमेशन हो सकता है, स्लम सेल हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। और कॉम्बिनेशन की जो कॉम्बिनेशन वर्ड है, इसको डिफाइन किया गया है अंडर द कंपटीशन कमीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट, अंडर द कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट के अंदर ये वर्ड डिफाइन किया गया है, जो कि क्या है, एक तरह का मर्जर है। बाकी डीमर्जर अलग चीज़ होती है, जॉइंट वेंचर अलग चीज़ होती है, एक्विजिशन टेक ओवर अलग चीज़ होती है, अमलगमेशन अलग चीज़ होती है, स्लम सेल अलग चीज़ होती है, बिजनेस कोलैबोरेशन अलग चीज़ होती है। ये सारी क्या होती है, बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने की स्ट्रेटजी होती है, जिसमें हम बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करके दोबारा से प्रॉफिटेबल कर सकें। तो इन स्ट्रेटजी को अपना के हम क्या करते हैं, अलग अलग बिजनेस को ग्रोथ करने के तरीके ढूंढते हैं। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट हो तो बताओ। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। किरण समझ आ रहा है डियर?
कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी सर आ रहा है। नहीं नहीं सर कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास आगे आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास आगे आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104। जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 104, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी एंटिटी दैट इशू सच कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब इन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ इंश्योरर। बेसिकली ये किस पे एप्लीकेबल होता है? ये इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये इंश्योरेंस कंपनी पे, जिनका बिजनेस इंश्योरेंस का होता है, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और उन कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी होता है कि भाई वो इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करके चले। समझ आ गई? भाई कितने का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ, इसका कितने रुपए का है, क्या है, किस तरह से है, इस सारे का डिस्क्लोजर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली दो। ये वाला जो बात है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 बोल के चलता है, ये पर्पस है। समझ आ गए? क्लियर है? जैसे कंपनी हो गई, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होगी, LIC हो गया, LIC को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताना है ये चीज़ें कि भाई आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप बताओगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हैं उनके रिगार्डिंग आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दोगे, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करोगे। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ। अब यहाँ पे क्या है, इन पर्टिकुलर दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, जो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, ये रिक्वायर, ये चाहता है लिमिटेड इम्प्रूवमेंट टू द अकाउंटिंग बाय द इंश्योरेंस फॉर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। भाई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, कि भाई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है कि जो भी इंश्योरेंस होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है और जो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉपरली क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इम्प्रूवमेंट हो। डिस्क्लोजर दैट identify and explain the amount and insurance's financial statement arising from insurance contract and help users for this financial statement understand the amount, timing, uncertainty of future cash flow from the insurance contract। ये कहना चाह रहा है कि भाई इस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 से हमें ये पता चलता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी पैसा आएगा उसके बारे में प्रॉपरली क्या करेगी, डिस्क्लोज करेंगी, एक्सप्लेन करेगी, जिससे यूजर्स को पता चल सके कि कितना अमाउंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से आने वाला है, कितने टाइम में आने वाला है, और कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है उसके बारे में हमें पता चलेगा। समझ आ गई? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब यहाँ पे किन किन नो के सर ऊपर, क्लियर है। हाँ, अब ये किन किन के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये अप्लाई होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इशू विद अ डिस्क्रिशनरी पार्टिसिपेशन अंडर AS 103। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, disclosure about financial instruments including financial instrument that are contain such features। मतलब ये उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे भी एप्लीकेबल होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107 में, जो हम आगे पढ़ेंगे, अब वो इशू हुए हैं, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए हैं अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107 में, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104, जिसमें आप प्रॉपरली
बात करते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ आ गई? हाँ। अब बात हाँ जी करते सर। हैं। ओके, अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे, कोई भी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, कोई भी आपकी फिक्स एसेट्स हो गई, कोई भी जो कि आपने, कोई भी आपकी नॉन करंट एसेट्स है जिसको आपने हेल्ड कर रखा है सेल करने के लिए, हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इन चीज के रिगार्डिंग जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बात करता है 105। क्या कहता है ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग फॉर द एसेट हेल्ड फॉर सेल। जो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये किसके बारे में बात करता है? ये अकाउंटिंग के बारे में बात करता है। किसकी? एसेट्स की, जिसको आपने रखा हुआ है सेल करने के लिए। और दूसरा डिस्क्लोजर देना डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का, जो आपके ऑपरेशन अभी बंद पड़े हैं उनके बारे में आपको डिस्क्लोजर देना, डिस्क्लोजर ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। समझ आ गई? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 105 है ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला अकाउंटिंग फॉर दी एसेट हेल्ड फॉर सेल, और दूसरा डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। समझ आ गई? इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या चाहता है कि भाई एसेट दैट मेट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाई हैज held for sale to be measured at the lower of the carrying amount and fair value less cost to sell and depreciation on the such asset to seize। ये कहना चाह रहा है कि भाई जिन एसेट को आपने सेल करने के पर्पस के लिए हेल्ड कर रखा है तो आप क्या करोगे, उसकी प्रॉपर फेयर वैल्यू दिखाओगे जिसमें से आप माइनस करोगे उसकी कॉस्ट एंड जो भी उसका डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके जो भी उसका प्रॉपर अमाउंट है वो आप दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। समझ आ गई? क्लियर है? उसकी एक लोअर कैरिंग अमाउंट आप दिखाओगे, आप उसको एक लोअर कैरिंग अमाउंट दिखाओगे या फेयर वैल्यू दिखाओगे जिसमें से आप माइनस करोगे कॉस्ट टू सेल, जो भी बेचने में खर्चा आ रहा है या जो भी डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो माइनस करके उसकी एक वैल्यू आप प्रॉपरली अपने अकाउंट्स के अंदर बताओगे कि भाई ये इसकी वैल्यू है। अगर आपने कोई एसेट्स, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है, नॉन करंट एसेट जो है उसको आपने क्या कर रखा है, हेल्ड कर रखा है फॉर दी सेल के लिए। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है भाई आप वो भी दिखाओगे एसेट दैट मीट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल टू बी प्रेजेंटेड सेपरेटली इन द बैलेंस शीट and a result of discontinued operation to be presented separately in the statement of profit and loss। भाई जो एसेट आती है वो बैलेंस शीट में आती है और जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिगार्डिंग स्टेटमेंट आती है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आती है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे आप प्रॉपरली क्या करोगे, शो करके यहाँ पर चलोगे। अब यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटिटी दैट either has been disposed of or is classified as held for sale। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कौन से होते हैं? वो ऑपरेशन या तो जिनको आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, वो काम जिनको आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, वो प्रोजेक्ट जिसको आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, या फिर आपने जिसको सेल करना हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, इट मीन्स इट इज डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। फिर आप उसको कहाँ दिखाओगे, आप उसको दिखाओगे अपने स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में। और दूसरा, अगर आपने सेल करने के पर्पज से रखा हुआ है कोई प्रोजेक्ट को
तो फिर उसको आप दिखाओगे एसेट साइड के अंदर अलग से। तो इसको पूरा आप प्रॉपरली अच्छे से शो करके यहाँ पर चलो। समझ आ गई? क्लियर है? कोई हाँ डाउट? जी सर, हाँ जी सर, नो सर। अब आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106, जो कि बात करता है एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। इवैल्यूएशन फॉर मिनरल रिसोर्सेस, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बात करता है कि भाई जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105 है, 106 सॉरी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू स्पेसिफाई द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर दी, किसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? एक्सप्लोरेशन फॉर और इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेस का एक्सप्लोरेशन और उसका इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसके ऑब्जेक्ट के लिए, उसके पर्पस के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106 बनाया गया है। समझ आ गए? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चाहता है? हाँ ये जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहता है कि भाई हमारे जो मिनरल्स हैं उनकी अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे एक्सप्लोरेशन या इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं, जो एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर हैं, उनकी अकाउंटिंग में क्या हो? इम्प्रूवमेंट हो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भाई जो हम ये इवैल्यूएशन करते हैं, जो हम ये एक्सप्लोरेशन करते हैं, इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले, इनके अकाउंटिंग प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दूसरा इसका पर्पस क्या है? ये क्या चाहता है? एंटिटी दैट रिकॉग्नाइज एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट टू असेस such asset for the impairment in accordance with the Indian accounting standard and measure may be any impairment in accordance with the Indian accounting standard 36 of impairment of assets। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी भी एंटिटी को जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, दैट रिकॉग्नाइज, कोई भी एंटिटी जो रिकॉग्नाइज करती है एक्सप्लोरेशन या फिर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट, और जिनको असेस किया जाता है as to assess the such asset for the impairment in accordance with the, तो उनका impairment किस अकॉर्डिंगली होगा? उनका impairment को मेजर किया जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 के अकॉर्डिंगली। पहला क्या है इसका पर्पस? कि भाई हमारा जो क्या हो, अकाउंटिंग के अंदर एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन, इनकी अकाउंटिंग के अंदर क्या होना चाहिए? इनकी अकाउंटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पहला तो इनका पर्पस ये है। दूसरा ये कहना चाह रहा है कि भाई जिस भी एसेट को आपने रिकॉग्नाइज किया गया है, जिस भी एसेट को आपने रिकॉग्नाइज किया गया है, किस पर्पस के लिए? एक्सप्लोरेशन के लिए या इवैल्यूएशन के लिए। तो अगर उनका कोई इम्पेयरमेंट है, उनकी कोई इम्पेयरमेंट है, तो वो इम्पेयरमेंट किसके अकॉर्डिंगली होगी? कोई बताएगा मुझे किस अकॉर्डिंग होगी? वो कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होगी? PS 105। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 के अकॉर्डिंगली। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि भाई एक तरह से नुकसान होना,
अगर इन एसेट को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए उस इम्पेयरमेंट के रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रखा है वो आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 बता रखा है, तो आपको वो इम्पेयरमेंट के रिगार्डिंग आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 में रेफर करना पड़ेगा। अगर आपने किसी एसेट्स को ये मिनरल रिसोर्सेज की इवैल्यूएशन और एक्सप्लोरेशन के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106 है, जिसमें आप बात करते हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, लेकिन आपको मिनरल रिसोर्सेज को की आपकी कोई इम्पेयरमेंट हुई है, आपको कोई नुकसान पहुंचा है, तो फिर उसके नुकसान के रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो बात करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36। समझ आ गई सर? हाँ भाई। सर पीछे हमने AS28 था इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स का। हाँ वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, वो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है। इंडियन, दोनों में फर्क है ब्रदर, दो टर्म यूज हो रही हैं, एक है एएस, एक है इंड एएस। ये एएस है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये ओल्ड है, पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंड आईएस ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपको ध्यान रखना है। समझ आ गई? तो सर इंडिया में जो भी कंपनीज हैं सभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। जो हमने एप्लीकेबिलिटी की बात करी अभी ऊपर, हमने एप्लीकेबिलिटी की बात करी नहीं थी ना कि भाई देखो जिनके ऊपर मैंडेटरी है उनको तो मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा, है ना। हमने ऊपर बात की थी ना कंपनी हाँ अदर जी देन सर। एनबीएफसी बैंकिंग हाँ या जी। इंश्योरेंस, कि जिनकी वही अनलिस्टेड कंपनी जो 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद जो भी जिनका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, अगर लिस्टेड कंपनी है और उनकी नेटवर्क 500 करोड़ की है, अनलिस्टेड कंपनी है या 500 करोड़ की नेटवर्क है या उनकी कोई होल्डिंग सब्सिडरी है, तो उनको मैंडेटरी है। लेकिन जो वॉलंटरली जो अपनी मर्जी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फिर ये हो जाता है कि अगर एक बार आपने चूज़ कर लिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं दोबारा से अपने पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करूँगा, आप ये नहीं कह सकते। आपको फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ गई? हाँ, हाँ जी सर क्लियर। हाँ क्लियर। हाँ। अब आगे आता है हमारे पास डिस्क्लोजर दैट identify and explain the amount in entity's financial statement arising from the exploration for and evaluation of mineral resources, and help user of those financial statement understand the amount, timing, certainty of future cash flow from any exploration and evaluation asset recognized। ये कहना चाह रहा है कि भाई कंपनी क्या करेंगी, जो एंटिटी है, जो भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है मिनरल रिसोर्सेज का, जो भी वैल्यूएशन हो रहा है, उनका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप पूरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उनकी बता के चलोगे। आप ये भी बता के चलोगे जिसमें हेल्प मिले यूज़र्स को, इन्वेस्टर्स को, कि भाई उसका अमाउंट कितना है मिनरल रिसोर्सेज का, कितने टाइम में इनका एक्सप्लोरेशन, इनकी वैल्यू क्या होगी, और इसका कैश फ्लो हमें इन मिनरल रिसोर्सेज से कितना कैश फ्लो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो आप ये सारा बता के इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर चलोगे। समझ आ गए? क्लियर है? अब मिनरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? जैसे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं ऑयल हो गया, नेचुरल गैस होगी, या इनके जैसा कुछ और भी रिसोर्सेज हो गया, तो उनके बारे में बात करते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी सर। यहाँ तक हाँ किसी जी का सर। कोई सर डाउट? उनसे मिलने वाला बेनिफिट हम लिखते हैं, बेनिफिट। इसके अंदर पूरा डिस्क्लोजर लिखा जाता है ब्रदर। इन मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पूरा आप प्रॉपरली अच्छे से बताते हो कि इनका एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि इनको सर्च करना। आपने कोई मिनरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन किया है, आपने कोई मिनरल रिसोर्सेज को सर्च किया है, उनकी जो वैल्यू है, उनका इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब कि भाई आपने कोई निकाली है चीज़, उसकी पूरी वैल्यू, आपने उस पर किस तरह से आगे का जो भी आपका वर्किंग रहा है सारा, जो भी उसका फाइनेंशियल इफेक्ट है,
जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सारा आप बताओगे, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बता के चलोगे। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ये तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107, ये बात करते हैं। अभी इसकी रेफरेंस जो आई थी ये ऊपर वाले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आई थी। सर आपकी अभी आ रही है? हाँ जी सर, चलो, एक्चुअली नेटवर्क वो उसकी वजह से ना, वेदर की वजह से आज गूगल मीट सही अच्छे से चल नहीं रहा। हाँ जी सर, आपकी वॉइस भी थोड़ी मेरे को ना वैसी आ रही है, कट कट के आ रही है। हाँ जी सर, कल भी नेटवर्क इशू की वजह से मेरी क्लास छूट गई थी। 9 o'clock 9 10। कोई बात नहीं। ना सिमरन ने ज्वाइन की, मंशा का नेटवर्क इशू हो गया तो वो भी ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो हम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब वो भी नहीं है तो कैसे सारा वो करें, तो उनको भी वो हो जाएगा, थोड़ा लिमिटेड ही रखेंगे। हाँ जी सर, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ जी तो अगर वो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे फिर उनको भी होएगा ना, उनको समझ आना भी ज़रूरी है। हाँ जी यहाँ तक समझ आ गया किसी को तो मुझे बताओ। हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ, सौरभ यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, यहाँ तक क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, अभी ये पीछे कौन से वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसकी रेफरेंस आई थी? इसकी रेफरेंस हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 में। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 104 में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर किस बारे में बात करता है? Objective of this Indian accounting standard is to require entity to provide disclosure in their financial statement that enable user to evaluate the significance of financial instrument for entity, its financial position and performance, and the nature and extent of risk arising from the financial instrument to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the entity manage those risks। मतलब ये बात कर रहा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के बारे में, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी हो सकता है, आपके शेयर्स हो सकते हैं, आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी तरह का। तो ये उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोजर देता है जिसका आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर या परफॉर्मेंस पर कोई क्या हुआ है, सिग्निफिकेंस हुआ है। ये बताता है कि अगर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कोई रिस्क अराइज हुआ है, वो रिस्क कितना था, एट द एंड ऑफ द ईयर वो रिस्क क्या रहा, और आपने उस रिस्क को कैसे मैनेज किया, उस सब के बारे में जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रखा है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107 बता रखा है। आपका यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से डिस्क्लोज करने के लिए आपको ये वाला चीज़ बता रखा है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ आ गई? हाँ जी सर, क्लियर है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो मुझे बताओ। हाँ जी यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो मुझे बता सकता है। नहीं है? नहीं है, कैसे है मुझे बताओ। नहीं सर, क्लियर है। सौरभ